हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर में हमें बात करनी है कि प्लांट ब्रीडिंग का एम हमारा क्या है। जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही कहा था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, कि प्लांट ब्रीडिंग का कराने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारी एनसीईआरटी में इस प्लांट ब्रीडिंग का एम के लिए 3 हेडिंग दी हुई है। ठीक है, एक तो हमने हेडिंग लिया है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी हम प्लांट ब्रीडिंग ये ध्यान में रख के करा रहे हैं कि हमारी जो फसल हो, हमारी जो क्रॉप है, वो डिजीज से रेसिस्टेंस हो जाए। ठीक है, एक हेडिंग हमें ये पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट से हमारा जो नुकसान होता है उससे रेसिस्टेंस हो जाए। और तीसरे हेडिंग में हमें पढ़ना है कि फूड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, उसकी पैदावार हमारी अच्छी हो, ये हमें पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके मन में भी ये सवाल उठना चाहिए कि सब डिजीज रेजिस्टेंस का पर आप जोर इतना क्यों दे रहे हैं। तो बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, ऑलरेडी आपसे नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि डिजीज रेजिस्टेंस पर हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारी फंगल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये हमारे क्रॉप को 20 से 30% तो नुकसान पहुंचाती ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये डिजीज इतनी घातक हो जाती हैं, इतनी नुकसान दिखाती हैं कि किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। आप सोचिए, वो कि उस किसान के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। ठीक है, अब हमारा प्लांट ब्रीडिंग का ध्यान इस तरफ है कि हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी तैयार करें। ठीक है, अगर उसकी वैरायटी ये वाली मिल गई उसको, डिजीज रेजिस्टेंस वाली, तो उसकी डिपेंडेंसी फंजीसाइड, वायरिसाइड, ठीक है, बैक्टीरियासाइड, इस पर कम हो जाएगी। यानी उसको जो केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं अपने खेत में, इस तरह के उन केमिकल्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब तरीका वही होगा जो हमने आपसे शुरू में कहा था कि जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए हमने 5 स्टेप में बांट के आपको पढ़ाया था ना, कि पहले हम इवैल्यूएशन ऑफ जर्म प्लांट करेंगे। ठीक है, तो सोचिए कि एक बार मान लिया कोई फंगस का इन्फेक्शन हुआ, आपका 1 बीघे का मटर का खेत है, ठीक है, या 1 बीघे का आपका सरसों का खेत है, तो सारी सरसों पेड़ तो नहीं नष्ट होंगे ना, सारा मटर का पेड़ नहीं नष्ट होगा ना। जो पेड़ बच गया, यानी जाहिर सी बात है उसको इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता उसके पास है। अरे भाई, जैसे कोई रोग होता है तो कुछ लोगों की मौत होती है, कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, यही तो कहा जाता है। बस यही हाल प्लांट में है। ठीक है, तो उनके पास कोई ऐसा जीन पाया जाता है जो उस रोग से लड़ने में उसे सक्षम बनाता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंसेक्ट या ये पर्टिकुलर डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी हो गई। ठीक है, जैसे फंगस इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो इसके लिए हम ऐसी वैरायटीज़ का चुनाव करते हैं कि जो इन इन्फेक्शन से बच गई, हम मान लेते हैं कि उसमें रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, एक क्लाइमेटिक कंडीशन का, दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन का हम थोड़ा एग्जाम्पल से बात करें कि मान लीजिए एक प्लांट हमने लिया कि एक कंडीशन में ये प्लांट है हमारा कि जो बैक्टीरियल डिजीज से रेसिस्टेंट था। ठीक है, और दूसरा प्लांट हमारा है कि जो दूसरे बैक्टीरियल डिजीज से रेसिस्टेंट है। अब हमने दोनों को छांटा, तो छांट करके अब इन दोनों का क्रॉस करा दिया हमने। अब जो वैरायटी हमारी तैयार हुई, इसके पास दोनों के जीन होंगे ना, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि प्योर लाइन इसका बनाते हैं, इस हाइब्रिड वैरायटी का, फिर इसका इवैल्यूएशन करते हैं, वही सारी बातें हैं। ठीक है, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर रिलीज करते हैं न्यू कल्टीवार के रूप में, ये सारी बात है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी में हमारे कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ का नाम लिया है जो आपको याद कर रखना है। जैसे कि फंगल डिजीज़ का नाम लिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि फंगल डिजीज़ में बहुत नुकसान पहुंचाने वाला रोग यानी ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, फंगस का डिजीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, गन्ने की खेती होती है हमारे यहाँ, उसका जो इंटरनोड है उस रेड कलर का हो जाता है, उसका रस खराब हो जाता है। ठीक, गन्ना सूख जाता है हमारा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। ठीक है, इसमें आपको फंगस का नाम नहीं जानना है कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है और यह हुआ ये हुआ, कुछ नहीं। आपको एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, आप बिल्कुल मत पढ़िएगा रेफरेंस बुक उठा करके। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आलू का रोग है, गन्ने का रोग है मोटा मोटा, ठीक है, और गेहूँ का रोग है। याद कर सकते हैं तो ब्राउन रस्ट नाम रोग व्हीट में है। ठीक है, याद कर सकते हैं तो रेड रॉट शुगर केन में है। याद कर सकते हैं तो जो हमारा पोटैटो का है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हालांकि ये तो बड़ा डिटेल है। ठीक है, इससे अकाल हो गया था, आलू की पैदावार बहुत कम हो गई, लोग भूखों मरने लगे, सब बात बहुत लंबी है, जाना नहीं आपको, बिल्कुल नहीं, बी साइलेंट। ठीक, अच्छा, सौभाग्य है कि बैक्टीरिया का सिर्फ एक रोग दिया है। क्रूसीफेरी फैमिली में ब्लैक रॉट डिजीज होती है, काला हो जाता है तना उसका और पेड़ सूख जाता है। ठीक है, वायरल डिजीज में टोबैको मोज़ेक और टर्निप मोज़ेक है। टोबैको और टर्निप इन दो में रोग होता है, तो मोज़ेक
मोज़ेक वायरस, टीएमवी आपने पढ़ा है ना, तो मोज़ेक बड़ा कॉमन सा डिजीज है, तो ये दो रोग पढ़ना है, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि एनसीईआरटी का टेबल नंबर 9.1 है, पेज नंबर 174 पर जरा उससे खोलिए। हमने कहा था ना एनसीईआरटी लेके बैठिए, तो उसमें कुछ डिजीज दी हुई हैं, हम उसको डायरेक्ट उसी से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे बेटा आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक कॉलम बना है क्रॉप का, दूसरा वैरायटी का, तीसरा रेजिस्टेंस टू डिजीज़ का, ठीक है। तो जो क्रॉप का कॉलम बना है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वीट की एक वैरायटी हिमगिरी, ठीक है, और रेसिस्टेंस टू डिजीज़ में लीफ एंड स्टिप रस्ट और हेलबर्न से रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं रट पाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए। याद कीजिए कि पहले याद कीजिए कि क्रॉप की वैरायटी कौन है, तो क्रॉप की वैरायटी हिमगिरी है, आपको याद होना चाहिए। जैसे ब्रेसिका तो पूसा स्वर्णिम, जिसको करण राई के नाम से जाना जाता है, ये वाइट रस्ट से रेसिस्टेंट है। ये सब रेसिस्टेंट वैरायटी हमने प्लांट ब्रीडिंग कराते हुए तैयार की है, ठीक है। जैसे कलीफ्लावर गोभी की बात करें तो पूसा सदाबहार और पूसा स्नोबॉल केवन है, ठीक है। ये ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से रेसिस्टेंट है, ठीक। तो ध्यान ये रखिएगा। काउपी की वैरायटी पूसा कोमल है, काउपी मतलब यही मटर हमारी, ठीक है। अच्छा, और ये बैक्टीरियल ब्लाइट से रेसिस्टेंट है चिली, ठीक है। पूसा सदाबहार इसकी एक वैरायटी है। तो ध्यान रखिएगा कि पूसा सदाबहार इसकी वैरायटी, चिली कैसे पूछता है कि पूसा सदाबहार क्या है और पूसा सुब्रा क्या है, तो ध्यान रखिएगा पूसा सुब्रा गोभी है, ठीक है, और पूसा सदाबहार ये मिर्च है। पूसा सदाबहार चिली मोज़ेक वायरस, टीएमवी और लीफ कर्ल से रेसिस्टेंट हमने तैयार कर दिया इसे, ठीक है। एक नाम यहाँ टेबल में इन्होंने नहीं लिया है, अंदर लिखा है जहाँ म्यूटेशन ब्रीडिंग डिस्क्राइब किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको भी यहीं जोड़ दिया है, ठीक है। भिंडी, ठीक है, जिसे प्रभनी क्रांति का नाम आपने सुना होगा, जिसमें जो कि एलोवेन मोज़ेक वायरस से रेसिस्टेंट वैरायटी हमने तैयार की और वो म्यूटेशन ब्रीडिंग से तैयार की। खास बात यह है, अब हम आते हैं इस पर म्यूटेशन ब्रीडिंग पर, ठीक है। तो बेटा जरा हमारा ये वाला लाइन जो हम बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। म्यूटेशन ब्रीडिंग की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दरअसल म्यूटेशन हमने बोला था ना अभी कि डिजीज रेजिस्टेंस ये एक वैरायटी है जो एक बैक्टीरिया रेसिस्टेंट है, दूसरी वैरायटी दूसरे बैक्टीरिया रेसिस्टेंट है। हमने क्रॉस कराया तो दो बैक्टीरिया के रेसिस्टेंट मिल गया, एक फंगस दूसरे फंगस, एक वायरस दूसरा वायरस, या एक बैक्टीरिया एक वायरस, तो हमने नई वैरायटी तैयार कर दी जिसमें कि दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे, यही कहा था ना, ठीक है। सोचो कि अब हमें रेसिस्टेंट वैरायटी मिल ही नहीं रही है, हमारा मन कर रहा हम नई एक रेसिस्टेंट वैरायटी तैयार करें, हम देखते फसल हमारी पूरी नष्ट हो जा रही है। ये काम कराते कराते हम थक गए, ठीक है। तो हमारा मन किया कि लेबोरेटरी में हम खाली बैठे हुए हैं, बीइंग ए साइंटिस्ट हम ऐसा मान रहे हैं, तो हमने म्यूटेशन शुरू करा दिया। तो म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन द जीन है ना, ठीक है। तो जीन में हम चेंज कराते जा रहे हैं। आप कहोगे साहब ये कौन सी बात है, म्यूटेशन तो हार्मफुल होते हैं। नहीं साहब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं। म्यूटेशन जनरली हार्मफुल होते हैं, रेयरली बेनिफिशियल होते हैं ना, बस ये एक लाइन पकड़ लो। एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि अभी हम आपको लिखा देंगे, पहले बात समझ लीजिए। म्यूटेशन के लिए लाइन आपने 100 बार पढ़ी है कि म्यूटेशन क्या है, जनरली हार्मफुल और रेयरली बेनिफिशियल। तो आपने बोला ना रेयरली बेनिफिशियल, तो बस इसी यही तो हमारे काम की लाइन निकल आई। हम बार बार म्यूटेशन कराते हैं, एक बार कराया, दो बार कराया, ठीक, हार्मफुल हुआ। कभी न कभी यानी म्यूटेशन से जो वैरायटी तैयार हुई उस पर देखा कि बैक्टीरिया का क्या इफेक्ट है, फंगस का क्या इफेक्ट है, वायरस का क्या इफेक्ट है, देखा है मर जा रहा है। या म्यूटेशन से हमें कोई नया परिवर्तन आ गया जो हम नहीं चाहते हैं, वो चीज़ डेवलप हो गया, चलो हमने उसे छोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये काम बार बार कराते कराते हमको इसमें एक चमत्कारिक लाभ ये मिला कि एक ऐसी वैरायटी हमें मिल गई कि जो बैक्टीरिया से या वायरस से रेसिस्टेंट हो गई। उसी का एग्जाम्पल यहाँ एनसीईआरटी में दिया है, मूंग बीन का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो मूंग बीन की एक वैरायटी हमने तैयार की जो वायरस से रेसिस्टेंट वैरायटी तैयार हुई, ठीक है। इसी तरह से ओकरा भिंडी की वैरायटी एक दी हुई है कि अबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एक वैरायटी है जिसको हमने वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी के रूप में तैयार किया, और इससे एबेस्कस एस्कुलेंटस की एक ऐसी वैरायटी तैयार हुई कि भिंडी की पैदावार खूब हुई, ठीक है। और इसके लिए एनसीईआरटी में नाम आया परभनी क्रांति का। तो दरअसल बेटा महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है परभनी, ठीक है। उस परभनी डिस्ट्रिक्ट है, परभनी एक प्लेस है, वहाँ पर इस तरह के काम के अंजाम दिया गया था और एक वहाँ भिंडी की पैदावार खूब तेज़ी से बढ़ गई, जिसे परभनी क्रांति के नाम से आना जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, आपसे पूछा भी जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि परभनी क्रांति का एक इम्पॉर्टेंट इसमें वो है, रोल है, ठीक है। म्यूटेशन में एक दिक्कत और होती है, म्यूटेशन रिवर्ट बैक होते हैं, वापस आ जाते हैं,
यानी जो कैरेक्टर हमने डेवलप कराया वो अपने आप वो कैरेक्टर लूज कर गया। कोई बात नहीं, जब तक वो म्यूटेंट वैरायटी रहेगी तब तक हम उसका लाभ लेंगे। तो ये हमारा एक हेडिंग था, छोटा सा हिस्सा, कि इसमें हम डिजी रेजिस्टेंस वैरायटी कैसे तैयार करेंगे। हम बात को रिपीट करेंगे। डिजी रेजिस्टेंस वैरायटी तैयार करने में हमें ध्यान ये रखना है कि वायरल डिजीज़ कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है और फंगल कौन सी है। फंगल में 3 नाम है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रस्ट ऑफ शुगर केन और लिड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरियल डिजीज में एक नाम याद रखना है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। वायरल में टोबैको मोज़ेक और टर्निप मोज़ेक का नाम याद रखना है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हमने कहा था एक लाइन हम लिखाएंगे ना, चलिए लिखिए, नोट कीजिए, यहीं किसी किताब में बगल में यहीं लिख लीजिए, ठीक, लिखिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी इज नॉट फाउंड। इट इज़ यूज्ड व्हेन डिजीज इंसेटिव नहीं लिखा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। When disease resistance variety is not found, then it can be developed by mutation, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मूंग बीन में हम येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, ये 2 का रेसिस्टेंट वैरायटी हमने इसके लिए तैयार किया। ऐसे भिंडी में हमने एक रेसिस्टेंट वैरायटी तैयार किया, दैट इज द एबस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। तो इतना ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग का वही काम ध्यान में रखते हुए कि इंसेक्ट रेसिस्टेंस कैसे किया जाए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरी हेडिंग प्लांट ब्रीडिंग की, जिसमें हमने हेडिंग दिया है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। आपको ध्यान करना होगा, इसके पहले अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू सर्टेन पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, ठीक है। अगर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो इंसेक्ट पेस्ट भी हमारे क्रॉप को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले तो हम एक छोटा सा टर्म डिस्कस कर दें, इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट तो आप जानते ही हैं, इंसेक्टा हेक्सापोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है। तो ऐसे वो सारे मेंबर्स आर्थ्रोपोडा के जिनके पास 6 अपेंडेजेस हों, 6 लेग्स हों, उनको हम हेक्सापोडा कहते हैं या इंसेक्टा कहते हैं, इंसेक्ट कहलाया, ठीक है। इंसेक्टा के मेंबर माने इंसेक्ट, ठीक है। अब आता है पेस्ट। तो ऐसे आर्थ्रोपोडा के सदस्य जो अपने हैबिटेट के कारण, अपने आवास एवं स्वभाव के कारण हमारे ज़रूरत की चीज़ को नुकसान पहुंचाते, वही पेस्ट है, ठीक है। जानबूझकर नहीं, अपने हैबिटेट के कारण, ठीक है। अरे भैया, अगर दीमक है तो वो कागज़ खाएगा, वो आपकी किताब खा लेता है, कि आपके घर के लकड़ी का फर्नीचर खा लेता है, तो वो पेस्ट हुआ, ठीक है। अगर टिड्डा है तो फसल का तना छोड़ के बाकी सारी पत्तियां खा जाएगा, तो पेस्ट हुआ। अभी याद होगा ना, टिड्डी दल आया था, जो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले जितने भी प्रोविंस हमारे यहाँ सब प्रभावित थे, ठीक है। कई ज़िलों में ये आपने सुना रहा होगा, 20 साल का बड़ा बर्निंग न्यूज़ था कि टिड्डे से नुकसान, टिड्डी दल आया, ठीक है। तो ये सब पेस्ट होते हैं बेसिकली, या मेनली इंसेक्टा के मेंबर ही ज़्यादातर पेस्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात बड़ा सीधा सा सोचने वाला है, ठीक है, कि जैसे आपका गांव है या आपका मोहल्ला है, तो कोई रोग फैलता है, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो लोग कहते हैं ना, जिसकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है उसको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसको कोरोना का इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। सरकार ने कहा है कि बच्चों बूढ़ों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका सुरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। ऐसे प्लांट है, सोचो कि एक फसल है लहलहाती हुई आपकी सरसों की, गेहूं की, गन्ने की, ठीक है। तो जो इंसेक्ट पेस्ट है वो सभी पौधों को या सभी की पत्तियों को नहीं खाता, कुछ को खाता, कुछ को छोड़ देता है, ठीक है। एक बात और आपसे कर ले हम यहीं, कि जो फसल के नुकसान का एक रेशियो है पेस्ट के द्वारा, ये कई बार पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। पूरे ज़िले किसान रोते हैं कि उनको सरकार मुआवजा देती है कि सब तुम्हारा टिड्डी दल खा गया, ठीक है। तो एक बड़े पैमाने पर इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा भी हमारे फसलों को नुकसान होता है। अब किसान क्या करता है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा तरीका निकालें कि एक ऐसी वैरायटी तैयार कर लें जो इंसेक्ट पेस्ट से बच जाए, इफेक्टेड ना हो, तो बड़ा अच्छा है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का खर्चा बचेगा और हमारी क्रॉप भी अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बिना किसी केमिकल का या बिना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का, गेहूं है, धान है, जो कुछ भी फसल हमारा है, ठीक है, तो कोई सब्जी है, बैगन है, कद्दू है, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठा कि क्यों नुकसान पहुंचाते हैं।
तो एक पौधे को नुकसान पहुंचाया, दूसरे को नहीं पहुंचाया, ठीक। तो उसका रीज़न ये है कि कुछ पौधों का जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर है, बायोकेमिकल करैक्टर है, फिजियोलॉजिकल करैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस पर कौन सा इंसेक्ट अटैक करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक। जैसे हम कॉमन एग्जांपल लें, ठीक है, आपने देखा होगा कि बेल का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, तो जो गाय बैल भैंस ये सब जानवर जो घास चरते हैं, ये इसको नहीं खाते हैं। क्यों? उनके कान में कोई बताने जाता है क्या कि बेल के पत्ते को ना खाओ, खाने जाओगे तो कांटा चुभ जाएगा? कोई नहीं बताता है, ठीक है। वो उनका एक मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस का तरीका है। ऐसे ही हम अपने एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को टेकअप कर रहे हैं। एक पत्ती ये है किसी पौधे की और दूसरी पत्ती ये है। इस पत्ती पे छोटे छोटे ऐसे हेयर्स हैं। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो गेहूं की पत्ती पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और इस पत्ती पे हेयर नहीं है। तो जब कोई इंसेक्ट आया, इस पर बैठा तो बड़े आराम से बैठ गया, धीरे धीरे कुतर कुतर के खा रहा है, ठीक है। और इस पर जैसे बैठा चूहा भागा, अरे ये तो कुछ कांटा है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठना नहीं ठीक है, ठीक है, बस बेहद भाग गया। तो ये बच गया, नहीं बचा, ठीक है। आइए टॉपिक पर आइए। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लीजिए। हमने लिखा है जिसिड इन कॉटन और सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट, ठीक है। तो जिसिड से बच जाता है काटन का पौधा क्योंकि लीव्स उसकी हेयरी हैं। सीरियल लीफ बीटल से बच जाता है फीट का पौधा क्योंकि उसके लीव्स हेयरी हैं। तो हेयर होने की वजह से उस पर ये सीरियल लीफ बीटल नहीं अटैक करता है और काटन पर जिसिड नहीं अटैक करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हमने कोट कर रखे हैं, किताब लेके बैठिए, टिक करिए, हाईलाइटर लीजिए और उसको वहाँ से हाईलाइट करते जाइए। बेटा यही क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं है, ठीक है। एक हमने अगला एग्जाम्पल लिखा सॉ फ्लाई इन व्हीट। समझिए, गेहूं, ये गेहूं का तना है, ये उसमें नोड्स हैं, ये इंटरनोड वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जो इंटरनोड वाला हिस्सा है आप देखिएगा तो ये हालो होता है, जैसे हमारा पेन का सिलेंडर इंटरनोड है तो ये हालो होता है। अब हालो होता है तो सॉफ्टफ्लाई ने सोचा कि ये जो हालो जगह है यहीं चलो अपना अंडा रख देते हैं। तो आया, उसने इससे काटा, यहीं अंडा रख दिया, सुरक्षित है, ठीक है। दूसरे में काटा, एक उसके लार्वा है उसको वहाँ रख दिया, ठीक है। तो ऐसे वो फसल में हमारे गेहूं के जो तना है उसको काटती रहती है उसमें अपना अंडा रखने के लिए। अब हमारा नुकसान क्या? अगर इसको इसने काट दिया तो जाइलम फ्लोएम कट गया ना, वैस्कुलर बंडल कट गया तो गेहूं पौधा हमारा सूख गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने तुरंत तरीका ढूंढा, ठीक है। सॉफ्टफ्लाई नुकसान पहुंचाती थी ना, हम चले गए म्यूटेशन करने। एक म्यूटेंट वैरायटी व्हीट के तैयार की हमने, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है बट हम इस वैरायटी का नाम लेना चाहते हैं, दिस इज ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। इस वैरायटी को हमने तैयार किया, इसका स्टेम सॉलिड होता है और सॉलिड होने की वजह से सॉफ्टफ्लाई इस पर अटैक नहीं कर पाती। एनसीईआरटी लिख रही कि सॉलिड स्टेम इन द व्हीट मेक डिफेंस बाय द सॉफ्टफ्लाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वैरायटी ट्रिटिकम एस्टिवम है जो कि एक पॉलीप्लॉइड वैरायटी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा कि बॉलवर्म इन कॉटन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो नेक्टर बनाते हैं, वो रिवार्ड होता है, इनाम होता है कि तुम आओ हमारे पास, हम तुमको इनाम देंगे। जैसे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी जो मैडम लोग होती हैं अपने पर्स में टॉफ़ी रखे रहती हैं, टॉफ़ी निकाल के देती हैं बच्चे को इनाम। तो टॉफ़ी के लालच में बच्चा स्कूल आता है, ठीक है। कहती हैं एक पेज तुम स्लीपिंग लाइन बनाओ तो हम तुमको 2 टॉफ़ी देंगे, ठीक है। बस ऐसे प्लांट है, वो नेक्टर बना के रखता है कि तुम आओ हमारे पास और हम तुमको नेक्टर देंगे, खाने को इनाम देंगे। तो अब कॉटन प्लांट में ऐसी वैरायटी देखा गया कि जिनके पास नेक्टर एब्सेंट है, उनकी पत्तियां बिल्कुल स्मूथ हैं, उनके पास बालवर्म नहीं आता है क्योंकि इनाम कुछ खाने नहीं मिलेगा, नेक्टर नहीं मिलेगा तो क्या करने आएगा, ठीक है। तो इससे कॉटन का जो बाल है वो सुरक्षित हो गया और बालवर्म अगर उसमें छेद कर देगा तो कॉटन की फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बच गए। ध्यान रखिएगा कि नेक्टरलेस एंड स्मूथ लीव इसमें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमने लिखा स्टेम बोरर इन मेज। तो जो मक्के का तना होता है उसको स्टेम को छेद करने वाला एक इंसेक्ट है जो इसको छेद कर देता है, उसे स्टेम बोरर इंसेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब छेद क्यों करता है? छेद इसलिए करता है उसको खूब ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है, खूब ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है, तो इसलिए वो छेद करता है, ठीक है। अब हमने काम किया कि हमने ऐसी वैरायटी तैयार की कि जिसमें एस्पार्टिक एसिड बहुत ज़्यादा, ठीक है, और नाइट्रोजन शुगर कंटेंट बहुत कम, तो इसको स्टेम बोरर छोड़ देता है, इसमें छेद नहीं करता है। तो ये आपके एनसीईआरटी के कुल 5 एग्जाम्पल थे जो आपको अच्छे से याद रखना है। रिपीट करेंगे, जिसिड इन कॉटन, सीरियल लीफ इन बीटल। ध्यान रखिएगा कि इसकी लीव्स हेयरी होते हैं इसलिए बच जाता है।
सॉलिड स्टेम इंसॉफ्लाई, इतना हमने एडवांस में आगे बोल दिया कि टेस्टिकम एस्टिवम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बालवर्म से बचत करना है कॉटन को, तो उससे अपने पत्तों को स्मूथ बनाना पड़ेगा और नेक्टर एब्सेंट करना पड़ेगा, उसमें नेक्टर लेस हो तो नहीं अटैक करेगा ये। स्टेम बोरर इमेज, तो मक्के के तने में स्टेम बोरर तब नहीं पेनिट्रेट करेगा जब उस ऐसा मक्का का हमारी वैरायटी हो जिसमें एस्पार्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो और नाइट्रोजन शुगर कंटेंट बहुत कम हो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के प्रोसेस से हमने कई सारी वैरायटी तैयार की हैं, जो एनसीईआरटी का एक टेबल है, आप किताब लेके बैठे होंगे, हम इस उम्मीद से बोल रहे हैं। तो उस टेबल पर आइए और एनसीईआरटी का टेबल नंबर 9.2 पेज नंबर 175, आइए कुछ बात करना उसमें। देखिए टेबल, तो उसमें एक 3 कॉलम बनाना, क्रॉप है, वैरायटी है, जैसे पहले बात किया था, ठीक है, और किस इंसेक्ट पेस्ट से रेसिस्टेंट होगा। देखिए तो पहला है ब्रेसिका, जैसे रेपसीड मस्टर्ड कह देते, सरसों की एक वैरायटी है, और पूसा गौरव इसकी वैरायटी है जो एफिड्स से हमारा रेसिस्टेंट है, ये एफिड्स उस पर अटैक नहीं करता है। फ्लैट बीन, इसी को कुछ लोग बाकला कहते हैं, कुछ लोग सेम कहते हैं। इसकी 2 वैरायटी दी हुई है, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ठीक है, और ये रेसिस्टेंट है, या इंसेक्ट पेस्ट से बच जाती है, जिसमें जेसिड्स हैं, फिट्स हैं और फ्रूट बोरर हैं, ये सब इस पर नहीं अटैक करते हैं। ओकरा भिंडी याद कीजिए, पूसा सावनी और पूसा A4, इसकी 2 वैरायटी हैं, ठीक है। ये रेसिस्टेंट है शूट एंड फ्रूट बोरर से। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, जिसमें आपको काम ये करना है कि पहले क्रॉप उसकी वैरायटी याद कीजिए, फिर तीसरे नंबर पर याद कीजिए इंसेक्ट पेस्ट, और आपको याद दिला दें एम्स 2016 के पेपर का क्वेश्चन था यही चार्ट दे करके, ठीक है। तो ये पूछता है कभी कभी, और पूछता बड़ा टेढ़ा सवाल बनता है, जनरली कोई कर और नहीं पाता है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा बेटा रिवाइज करिए। बाकी हम आउटलाइन ऐसे देते जा रहे हैं, एनसीईआरटी 100% आपकी कवर होती जा रही है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।